गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। जो अपने इस चैप्टर के मोस्ट दो एग्जाम्पल देख रहे हैं बोर्ड में जो आएंगे ही, ऐसा आप ध्यान में रख लो। दो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। उसमें जो पहला एग्जाम्पल है किताब का अपना 2.12 और उसके बाद 2.13, वो दोनों एग्जाम्पल आज हम देखने वाले हैं, जिसमें हमने लास्ट वीडियो के अंदर जो वांट ऑफ कारक के जो 3 इक्वेशन देखे थे उसी के आधार से यह सवाल है, वह सवाल हम देख लेते हैं। तो सवाल आपको क्या दिया है, 2 ग्राम बेंजोइक अम्ल 25 ग्राम बेंजीन में घोलने पर हिमांक में 1.62 केल्विन का अवनमन होता है। बेंजीन के लिए मोलर अवनमन स्थिरांक 4.9 केल्विन किलोग्राम मोल इनवर्स है। यदि यह विलयन में द्वितीय डाइमर बनता है तो डाइमर यानी कि 2 अम्ल का संगुणन कितने प्रतिशत होगा, यानी कि संगुणन होगा इसके अंदर। और हमें क्या पूछा है, संगुणन कितने प्रतिशत होगा। संगुणन को हम कैसे दर्शाते हैं, एक्स के आधार से। संगुणन को हम कैसे दर्शाते हैं, एक्स के आधार से। और संगुणन निकालने के लिए जो हमारा सूत्र है 1 - i इंटू n अपॉन n - 1। यहां आपको ध्यान में देना है, n यानी कि मोल की संख्या नहीं होती है। n यानी कि जो मोल की संख्या नहीं होती है, जबकि n के स्थान पर n यानी क्या, तो आपको सवाल में ही बता दिया है। n यानी क्या बताया था, डाइमर, द्वितीय 2। तो n की संख्या कितनी होगी, 2। 2 कैसे, तो एक कण होगा बेंजोइक अम्ल का और एक कण होगा बेंजीन का। वह जब आपस में जब जोड़ेंगे तब जो डाइमर बनेगा और n की संख्या कितनी हो जाएगी, 2। अब सवाल में हमारे पास n की तो वैल्यू आ गई, हमें क्या ज्ञात करना है, केवल और केवल i ज्ञात करना है। i क्या है, वांट ऑफ गुणक है। तो वांट ऑफ गुणक के हमने पिछले लास्ट के टॉपिक में ये 3 सूत्र देखे थे। सामान्य बटे असामान्य जो द्रव्यमान के आधार से निकाल सकते हैं, प्रेक्षित बटे परिकलित के आधार से भी निकाल सकते थे, या जो संगुणन या वियोजन के पश्चात कणों के कुल मोल या संगणन वियोजन के पूर्व कणों के कुल मोल। इन तीनों में हम यहाँ पे कौन सा सूत्र अप्लाई कर सकते हैं वो पहले देखते हैं। तो इन तीनों में हमें ना तो प्रेक्षित कोई मान दिया है, ना तो परिकलित मान दिया है, ना तो कोई मोल की संख्या दी है। हाँ, लेकिन हमें बेंजोइक अम्ल पदार्थ का नाम बता दिया गया है। बेंजोइक अम्ल पदार्थ का नाम बताने के कारण हमारा सामान्य मोलर द्रव्यमान, जैसे हम मोलर द्रव्यमान निकालते हैं वैसे ही बेंजोइक अम्ल का मोलर द्रव्यमान कितना हो जाएगा भाई, 122 जो आप निकाल सकते हो। हमें बेंजोइक अम्ल का सूत्र मालूम है C6H5COOH, तो उसका मोलर द्रव्यमान कितना हो जाएगा, 122। तो अब हमें क्या चाहिए, असामान्य मोलर द्रव्यमान। तो असामान्य मोलर द्रव्यमान ज्ञात करने के लिए मैं इस सूत्र का प्रयोग करूंगा, डेल्टा TF = KF × M। भाई ये सूत्र मैंने अप्लाई क्यों किया, क्योंकि मुझे क्या लाना है, असामान्य मोलर द्रव्यमान। अब यहाँ पे मैं मोलारिटी का पूरा इक्वेशन रख देता हूं, आपको देख रहे हो। मोलारिटी के स्थान पे मैंने क्या रखा, 1000 गुणा W2 बटे M2 गुणा W1। M2 यानी क्या है, मोलर द्रव्यमान। W2 यानी क्या है, विलय का द्रव्यमान। W1 यानी क्या है, विलायक का द्रव्यमान। तो ये M2 को मैं इक्वेशन का कर्ता बना दूं, तो ये M2 किसके आधार पे आएगा, असामान्य मोलर द्रव्यमान के आधार से। कि F की वैल्यू हमें दी है, कि F की वैल्यू कितनी दी है, स्थिरांक की 4.9। W2 विलय का द्रव्यमान कितना दिया है, 2 ग्राम। विलय का द्रव्यमान हमें कितना दिया है, 2 ग्राम। डेल्टा TF जो अंतर है वो कितना दिया है, 1.62। और W1 कितना दिया है, 25 ग्राम। वही सारी वैल्यू जब मैं यहाँ रख देता हूं तो मैंने सारी वैल्यू रख दी कि F की 4.9, W2 की मैंने 2 ग्राम,
डेल्टा टीएफ की मैंने 1.62 और W1 की मैंने कितनी रखी 25। इन सब का गुणा करूंगा तो M2 की वैल्यू मेरे पास कितनी आ जाएगी 241.98। यानी मुझे क्या मिल गया असामान्य मोलर द्रव्यमान। और सामान्य मोलर द्रव्यमान वो तो मैंने आगे ही आपको बता दिया। बेंजोइक अम्ल का मोलर द्रव्यमान निकालेंगे तो कितना आएगा 122। तो हमारा जो आई का जो सूत्र था सामान्य बटे असामान्य मोलर द्रव्यमान। तो जब सामान्य बटे असामान्य मोलर द्रव्यमान हम करेंगे तो हमें वॉन्टॉफ गुणक आई मिल जाएगा और आई कितना होगा 0.504। वॉन्टॉफ गुणक आई की वैल्यू हमें मिल गई 0.504। तो जो संगुणन निकालना है उसी सूत्र में हम रख देते हैं। तो ये जो हमारा सूत्र था उसके अंदर हम रख देते। तो आई की वैल्यू मैंने कितनी रखी 0.504। एन की वैल्यू 2 आगे मैंने बता दिया 2 कैसे आया, वैसे लिखा भी है द्वितीय बनाता है। तो एक कण होगा बेंजोइक अम्ल का और एक कण होगा बेंजीन का। उसके आधार से एन की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2। इन सब का जब हम गुणा भाग करेंगे तो संगुणन आएगा 0.992 और उसका प्रतिशत निकालेंगे तो कितना आ जाएगा गुणा 100 करेंगे तो 99.2% आ जाएगा। बहुत ही आसान सवाल है, आपको आ जाएगा। केवल आपको संगुणन का सूत्र ध्यान में रखना था, आई निकालना था। आई निकालने के लिए मैं कौन सा तीनों में से मैं कौन सा सूत्र अप्लाई करूंगा वो आपको जज करना है। और वो जज किया हमने सामान्य बटे असामान्य के आधार से। सामान्य हमें बता दिया था, असामान्य द्रव्यमान हमें निकालना था। तो असामान्य द्रव्यमान निकालने के लिए मैंने यही सूत्र क्यों चुना, क्योंकि इन्हीं सब की वैल्यू मुझे दी गई थी। इसीलिए मैं इस सूत्र के आधार से असामान्य मोलर द्रव्यमान निकालूंगा और उसी के आधार से मुझे वॉन्टॉफ गुणक आई की वैल्यू मिल जाएगी और संगुणन का प्रतिशत प्राप्त हो जाएगा। आशा रखता हूं ये सवाल आपको आ जाएगा। अब हम नेक्स्ट सवाल के ऊपर देखते हैं। ये जो एग्जाम्पल 2.13 है बच्चों, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट सवाल है। इस चैप्टर में से दूसरे चैप्टर में से 4 मार्क का सवाल बोर्ड में आता है और ये सवाल पूछने के चांसेस बहुत ही ज्यादा है। ऐसा रखो कि ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। आपको ये जो क्वेश्चन है 2 से लेकर 3 बार खुद आपको गिनना है जिससे कि यह कंप्लीट हो जाए। बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट सवाल है, दोबारा बता देता हूं। 4 नंबर में पूछने के इसके चांसेस बहुत ही ज्यादा है। अब सवाल की बात करते हैं। सवाल में आपको क्या बता दिया है 1.06 ग्राम मिली इनवर्स घनत्व वाले एसिटिक अम्ल का सूत्र भी लिख दिया मैंने। एसिटिक अम्ल की मात्रा दी आपको 0.6 ml, यानी 0.6 ml एसिटिक अम्ल को 1 लीटर जल में घोला गया है। अम्ल की सांद्रता के लिए हिमांक अवनमन 0.0205 सेल्सियस प्रेक्षित किया गया है। क्या बता रहे हैं? प्रेक्षित किया गया है। अम्ल के लिए वॉन्टॉफ गुणक आई और वियोजन स्थिरांक का परिकलन करना है और आपको केएफ की वैल्यू बता दी है। यानी इस सवाल के अंदर, इस एग्जाम्पल के अंदर आपको कुल मिलाकर 2 चीजें ढूंढनी है। एक वॉन्टॉफ गुणक आई ढूंढना है और दूसरा वियोजन स्थिरांक। हम सबसे पहले वॉन्टॉफ गुणक आई के लिए जो 3 सूत्र थे उन तीनों में से हम कौन सा अप्लाई करेंगे उसकी बात करें। तो यहाँ पे आपको क्या बता दिया था 0.0205 सेल्सियस प्रेक्षित किया गया है, यानी प्रेक्षित मान आपको दे दिया है। क्या दे दिया है? प्रेक्षित मान दे दिया है। आपको क्या निकालना है? परिकलित मान निकालना है, यानी हिमांक अवनमन का परिकलित मान निकालना है। आपको क्या निकालना है? हिमांक अवनमन का परिकलित मान निकाल देंगे तो आपको क्या मिल जाएगा? आई। तो हिमांक अवनमन का परिकलित मान निकालने के लिए हमारा सूत्र क्या है? डेल्टा टीएफ इज इक्वल टू के एफ इंटू एम। ये हमारा जो परिकलित हिमांक अवनमन निकालने का जो सूत्र है वो हमने रख दिया डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू के एफ इंटू। तो यहाँ आप देख रहे हो हमारे पास के एफ की वैल्यू तो दी गई है,
कि एफ की वैल्यू दी गई, लेकिन मोलारिटी की वैल्यू दी नहीं है। तो मोलारिटी की वैल्यू मुझे निकालनी पड़ेगी। मोलारिटी की वैल्यू निकालने के लिए मेरे पास सूत्र क्या होगा, मोल बटे विलायक का द्रव्यमान किलोग्राम में। अब यहाँ पे विलायक का द्रव्यमान भी आपको मिल गया, 1 लीटर जल लिखा है, 1 लीटर जल को किलोग्राम में कन्वर्ट करेंगे तो कितना आ जाएगा, 1 किलोग्राम। लेकिन मेरे पास क्या नहीं है, मोल, तो मुझे मोल का सूत्र ऐड करना पड़ेगा। तो मोल का सूत्र क्या है, द्रव्यमान बटे मोलर द्रव्यमान। तो मोलर द्रव्यमान मुझे निकल जाएगा, एसिटिक अम्ल का मोलर द्रव्यमान कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा। लेकिन द्रव्यमान मुझे दिया नहीं, मुझे तो क्या दिया है, आयतन दिया है। क्या दिया है, आयतन दिया है, द्रव्यमान दिया नहीं है। तो द्रव्यमान निकालने के लिए मुझे क्या निकालना है, द्रव्यमान। द्रव्यमान निकालने के लिए मैं कौन सा सूत्र रखूंगा, घनत्व का। घनत्व का क्या होता है, द्रव्यमान बटे आयतन। द्रव्यमान बटे क्या हो जाएगा, आयतन। उसके अंदर मैं द्रव्यमान को इक्वेशन का कर्ता बनाऊंगा तो क्या हो जाएगा, घनत्व गुणा आयतन। घनत्व की वैल्यू हमें दे दी है, कितनी दी है, 1.06 और v आयतन दिया है 0.6। उसके आधार से द्रव्यमान निकल जाएगा। द्रव्यमान बटे आयतन करूंगा तो घनत्व हमें प्राप्त हो जाएगा, द्रव्यमान प्राप्त हो जाएगा तो मोल प्राप्त हो जाएंगे, मोल प्राप्त हो जाएगा तो मोलारिटी प्राप्त हो जाएगी, मोलारिटी प्राप्त हो जाएगी तो डेल्टा टीएफ प्राप्त हो जाएगा। और ये डेल्टा टीएफ क्या होगा, परिकलित जो अणु की संख्या के आधार से प्राप्त हो जाएगा। इस तरह से आपको क्या ज्ञात हो जाएगा, जो वॉन ऑफ गुणक आई ज्ञात हो जाएगा। दोबारा बोल देता हूं, दोबारा समझा देता हूं। हमें आई ज्ञात करना था, प्रेक्षित मान हमें दे चुके, परिकलित मान निकालना था। तो परिकलित क्या, हिमांक अवनमन परिकलित मान निकालने के लिए ये सूत्र है, डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू के एफ इंटू एम। यहाँ हमारे पास के एफ की वैल्यू दे दी गई है, लेकिन मोलारिटी की वैल्यू हमारे पास नहीं है। तो मोलारिटी की वैल्यू निकालने के लिए मोलारिटी का सूत्र क्या है, मोल बटे विलायक का द्रव्यमान किलोग्राम में। तो विलायक का द्रव्यमान है हमारे पास 1 लीटर जल यानी कि 1 किलोग्राम जल, लेकिन जो मोल चाहिए हमें, मोल नहीं है। तो मोल निकालने का सूत्र क्या था, द्रव्यमान बटे मोलर द्रव्यमान। मोलर द्रव्यमान पता चल जाएगा, एसिटिक अम्ल लिखा है उसके आधार से एसिटिक अम्ल का मोलर द्रव्यमान कितना हो जाएगा, 60। लेकिन एसिटिक अम्ल का द्रव्यमान दिया नहीं, उसका तो क्या दिया था, आयतन दिया था। तो आयतन को द्रव्यमान में कन्वर्ट करने के लिए मैं क्या रखूंगा, घनत्व का सूत्र। घनत्व का सूत्र क्या है, द्रव्यमान बटे आयतन। घनत्व है हमारे पास, हमें दिया है 1.06 और आयतन हमारे पास है 0.6। उसके आधार से क्या निकल जाएगा, द्रव्यमान। ये आपको समझाने के पूरा यूं उल्टा गया था। अब यही ढूंढने के लिए नीचे से अपने कहा जाएंगे, ऊपर की ओर जाएंगे। ढूंढने के लिए हम कहा जाएंगे, नीचे से ऊपर। इसलिए मैं इसको थोड़ा साइड में रख देता हूं, आपको आसानी रहे इसलिए। तो सबसे पहले मैं कौन सा सूत्र अप्लाई करूंगा, घनत्व का। तो घनत्व का सूत्र क्या है, द्रव्यमान बटे आयतन। उसमें द्रव्यमान को इक्वेशन का कर्ता बना दूंगा। तो द्रव्यमान को इक्वेशन का कर्ता बनाऊंगा तो आयतन कहाँ चला जाएगा, ऊपर गुणा में जाएगा। तो घनत्व गुणा आयतन। तो घनत्व कितना था, 1.06, आयतन कितना है 0.6। दोनों का गुणा करेंगे तो हमें कितना प्राप्त होगा, 0.636 ग्राम प्राप्त हो जाएगा। तो ये हमारा क्या मिल गया, हमें द्रव्यमान प्राप्त हो गया। द्रव्यमान प्राप्त हो जाने के बाद मैं क्या ढूंढूंगा, मोल। तो मोल का सूत्र क्या है, द्रव्यमान बटे मोलर द्रव्यमान। तो द्रव्यमान इतना था और मोलर द्रव्यमान कितना था, 60। तो उन दोनों का भाग करूंगा तो मुझे मोल की संख्या प्राप्त हो जाएगी 0.0106 मोल। अब हमें मोल ज्ञात हो गया, अब हमें क्या निकालना है, मोलारिटी निकालनी है। तो मोलारिटी का सूत्र क्या है, मोल बटे विलायक का द्रव्यमान। तो मोल इतने हैं 0.0106 और जो विलायक का द्रव्यमान 1 किलोग्राम, यानी वही का वही आंसर आएगा 0.0106 मोल, जो आपका आंसर आ जाएगा। अब हमें मोल ज्ञात हो गए, हमें क्या ज्ञात हो गया, मोल ज्ञात हो गया। मोल के आधार से मोलारिटी भी ज्ञात हो गई। तो हम यही जो अपना जो डेल्टा टीएफ का जो सूत्र था उसी के अंदर रखेंगे। डेल्टा टीएफ का जो इक्वेशन
यहाँ पे हम रख देते हैं, ये मैंने रख दिया डेल्टा TF का, तो कि F की वैल्यू हमने रखी है 1.86 और मोलालिटी की वैल्यू रखी है हमने 0.0106। तो इसके लिए जो हमारा डेल्टा TF यानी कि परिकलित अणुसंख्यक जो आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, 0.0197 केल्विन आ जाएगा। उन दोनों का जब मैं भाग करूंगा यानी प्रेक्षित बटे परिकलित करूंगा तो मुझे I की वैल्यू मिल जाएगी 1.041। मुझे I की वैल्यू कितनी मिल जाएगी, 1.041। ये हमारा पहला पार्ट जो गुणक I ज्ञात करना था वो कंप्लीट हो चुका है। अब उसी के आधार से हमें क्या निकालना है, वियोजन का स्थिरांक का भी परिकलन करना है। अब हमें जो ज्ञात करना है वियोजन स्थिरांक Ka, तो Ka का सूत्र होता है उत्पाद की सांद्रता बटे अभिकारक की सांद्रता। तो यहाँ पे इक्वेशन लिखा है मैंने, CH3COOH गिव्स H प्लस प्लस CH3COO माइनस, यानी उत्पाद हमें क्या मिल जाएगा, एक एसीटेट आयन और एक हाइड्रोजन आयन, यानी ये हमारा उत्पाद हुआ। और बटे अभिकारक की सांद्रता में मैंने क्या लिखा, एसिटिक अम्ल रख दिया है। अब इन दोनों की मुझे क्या निकालनी है, सांद्रता। तो सांद्रता निकालने के लिए मैंने शुरुआत में एसिटिक अम्ल के कितने मोल रखे, N मोल। शब्द क्या रखा है, शुरुआत के अंदर आप देख रहे हो एसिटिक अम्ल के कितने मोल है, N। उस समय उत्पाद कितने मोल होंगी, 0 मोल, जो कि आप जानते हो 11वीं में इस तरह का आया है। अब कुछ समय के बाद एसिटिक अम्ल मान लो X मोल जितना कम होता है तो उसको मैंने क्या दर्शा दिया है, 1 माइनस एक्स। N मोल था इसलिए N इंटू 1 माइनस एक्स। और ये इतना एसिटिक अम्ल कम हुआ है तो उतना ही उत्पाद क्या होगा, बढ़ेगा। तो यहाँ X मोल जितना कम हुआ है तो यहाँ X मोल जितना क्या होगा, बढ़ेगा। तो मोल को दर्शाने के लिए मैंने सिंबल क्या रखा है, N, यानी N मोल का सिंबल है और X जितनी मात्रा बढ़ेगी। तो यहाँ X जितनी मात्रा कम हो रही है और यहाँ X जितनी मात्रा बढ़ेगी। तो हाइड्रोजन आयन भी X मोल जितना बढ़ेगा और एसीटेट आयन भी X मोल जितना बढ़ेगा। तो अब यही चीज जो हमारी सांद्रता के अंदर हमें क्या करना है, तो ये जो N यानी कि मोल की संख्या वो तो हमें ऊपर ही ज्ञात कर दी थी हमने। मोल की संख्या हमारी कितनी आई थी, 0.0106। लेकिन X की वैल्यू लाने के लिए ध्यान में रखिए, X की वैल्यू लाने के लिए मैं दोबारा यहाँ पे वही सूत्र अप्लाई करूंगा। X की वैल्यू लाने के लिए पश्चात के कण बटे पूर्व के कण। तो पश्चात के कण कितने थे, तो ये जो सारे आपको जो दिख रहे हैं ये सभी आपको क्या थे, पश्चात। शुरुआत और कुछ समय बाद यानी कि ये क्या हो जाएगा, पश्चात के कण। तो पश्चात के सभी कणों का हम क्या कर रहे हैं, जोड़, N इंटू 1 माइनस एक्स प्लस NX प्लस NX। उन सब में से मैंने N को क्या कर दिया, कॉमन निकाल दिया। तो काउंस में क्या रहेगा, 1 माइनस एक्स प्लस एक्स। अब ये माइनस एक्स और ये प्लस एक्स क्या होगा, निकल जाएगा। तो सूत्र क्या आएगा, N इंटू 1 प्लस एक्स। तो पश्चात के कण में कितने प्राप्त हुए, N इंटू ब्रैकेट में 1 प्लस एक्स। अब पूर्व के कण कितने हैं, तो पूर्व के कण देखो आप, पूर्व के कण का सभी का जोड़ करोगे तो N प्लस 0 करेंगे तो कितना प्राप्त हो जाएगा, N मोल। तो यहाँ पे N को मैं क्या करूंगा, डिवाइड कर दूंगा, निकाल दूंगा। तो मेरे पास क्या बचेगा, 1 प्लस एक्स। 1 प्लस एक्स यानी कि मेरा जो इक्वेशन बना I इज इक्वल टू 1 प्लस एक्स। आपको शायद ऐसा होगा कि हमने ये सूत्र क्यों लगाया, क्योंकि मैंने आपको बताया हमें किसकी वैल्यू ज्ञात करनी है, एक्स की। हमारे पास I की वैल्यू है। अब I की वैल्यू है तो हम x को इक्वेशन का क्या कर देंगे, कर्ता कर देंगे। तो उसी के आधार से हमें x की वैल्यू ज्ञात हो जाएगी। तो x को इक्वेशन का कर्ता बना दिया तो ये 1 उस तरफ जाएगा तो क्या होगा, I माइनस 1। क्या हो जाएगा, I माइनस 1 हो जाएगा। तो I यानी कि वॉन ऑफ गुणक की वैल्यू थी 1.041
-1 करेंगे तो हमें x की वैल्यू ज्ञात हो जाएगी 0.041। अब n की वैल्यू तो हमें ज्ञात ही है 0.0106 जो हमें ऊपर से प्राप्त हो गई थी। तो Ka का जो सूत्र है nx इंटू nx अपॉन n इंटू 1 माइनस x, यानी कि ये जो हमारी सांद्रता का जो सूत्र था CH3COO की सांद्रता कितनी थी nx, H प्लस की सांद्रता कितनी है nx, और CH3COOH की सांद्रता कितनी है तो वो आप देख रहे हो n इंटू 1 माइनस एक्स। तो वही हम सूत्र में रख रहे हैं। उन सब की n की जगह पे मैंने कितना रखा है 0.0106, x के स्थान पे हमने क्या रखा है जो ढूंढा वो 0.041। उन सब का गुणा भाग करेंगे तो हमें Ka प्राप्त हो जाएगा 1.86 गुणा 10⁻⁻5। वियोजन वाला मैं दोबारा बता देता हूं, ध्यान में देना है। हमें वियोजन निकालने के लिए हमारा जो एसिटिक अम्ल था उसका मैंने लिखा है एसिटिक अम्ल को जब जल में डाला जाएगा तो उसके आयन अलग हो जाएंगे, एक जो H प्लस और दूसरा होगा CH3COO माइनस। तो उन दोनों में हमने जो बता दिया शुरुआत में एसिटिक अम्ल की सांद्रता कितनी होगी n मोल, तब उत्पाद क्या होगा 0। कुछ समय के बाद एसिटिक अम्ल में से x मोल जितने क्या हो जाएंगे कम हो जाएंगे, तो H प्लस और एसिटिक आयन का x मोल जितना क्या होगा बढ़ जाएगा। तो यहाँ x जितना कम कर दिया और यहाँ x मोल जितना हमने क्या कर दिया बढ़ा दिया। अब Ka का सूत्र K यानी कि वियोजन स्थिरांक का सूत्र उत्पाद की सांद्रता बटे अभिकारक की सांद्रता। तो उत्पाद मैंने लिख दिया एसिटिक आयन और हाइड्रोजन आयन और बटे अभिकारक क्या था एसिटिक अम्ल। अब इस सूत्र में हमारे पास सबकी वैल्यू ना होने के कारण हम उसके अंदर I का सूत्र लगाएंगे पश्चात के कण बटे पूर्व के कण, क्योंकि हमारे पास n की वैल्यू है लेकिन x की वैल्यू नहीं है। तो x की वैल्यू ढूंढने के लिए ये सूत्र मैं अप्लाई कर रहा हूं। तो पश्चात के कण मैंने आपको बताया था n इंटू 1 माइनस एक्स, nx और ये nx, ये तीनों क्या है पश्चात के। तो तीनों का मैंने क्या कर दिया यहाँ पे जोड़ कर दिया। जोड़ करने से मुझे क्या प्राप्त हुआ n इंटू 1 प्लस एक्स, तो मैंने पश्चात के कण में एंटर कर दिया। और पूर्व के कण यानी कि शुरुआत में कितने थे n मोल, तीनों का जोड़ करेंगे तो हमें कितना मोल आ जाएगा n, ये n निकल जाएंगे तो केवल बचेगा क्या 1 प्लस एक्स। तो I इज इक्वल टू क्या है 1 प्लस एक्स। उसमें मैं x को इक्वेशन का कर्ता बना दूंगा, x को इक्वेशन का कर्ता बना दूंगा। I की वैल्यू है ही हमारे पास 1.041, तो उसके आधार से मुझे किसकी वैल्यू ज्ञात हो जाएगी x की वैल्यू ज्ञात हो जाएगी। और उसी सूत्र के अंदर जो पश्चात बटे पूर्व का जो हमारा जो सूत्र था, तो यहाँ पे nx मैंने क्या रखा CH3COO माइनस यानी एसिटेट आयन की सांद्रता कितनी है nx, हाइड्रोजन आयन की कितनी है आप देख रहे हो nx, और एसिटिक आयन की सांद्रता एसिटिक अम्ल की सांद्रता कितनी है n इंटू 1 माइनस एक्स। अब n की वैल्यू हमें ज्ञात हो गई और x की वैल्यू भी ज्ञात हो गई, वो हम समीकरण में रखेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा वियोजन स्थिरांक मिल जाएगा। बहुत ही बढ़िया सवाल है, शांति से आप देखोगे 100% समझ में आ जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। 2-3 बार गिन लेना, 100% बोर्ड में पूछा जा सकता है। आशा रखता हूं ये टॉपिक आपको आ गया होगा और यहाँ पे ये हमारा चैप्टर 2 कंप्लीट हो जाता है। अब हम आगे चैप्टर 1 की शुरुआत करेंगे नेक्स्ट लेक्चर से, और यहाँ तक के लिए धन्यवाद।